आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी के संसाधन विकास एवं उपयोग। ओके बच्चों, उसके हम लोग प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं अभी फिलहाल। ये आपके बिहार बोर्ड का, याद रखिएगा, बिहार बोर्ड के बुक जो होता है बीटीसी, उसी का जो है ना क्या है, यहाँ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लघु का, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है वो खुद से कर लीजिएगा। तो लघु देखो, उसको समझा भी देते हैं, अगर छापना चाहोगे कॉपी में तो छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, संसाधन को परिभाषित करें। तो देखो, देखा जाए ना, संसाधन अगर हम लोग आमतौर पे संसाधन को देखा जाए तो मानव के जो उपयोग में आता है वही संसाधन है। मानव के उपयोगी साधन को हम लोग क्या कहते हैं? साधन को क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। हो गया, एक शब्द में क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे मृदा, भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं में भी संसाधन माना गया है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि सेवा। बात समझ रहे हो? हाँ, वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, परिभाषित हो गया। 2 नंबर आराम से खट दिन मिल जाएगा आपको। चलो संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर दिखाओ। देखो, संभावी के मतलब जिसका संभावना हो, संचित को उसका मतलब जो अवेलेबल हो लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, बस यही है। ओके, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा अंजाल पड़ जाने दो, 1 मिनट रुक जाओ। संसाधन और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये कोई ज़्यादा गुण वाले प्रश्न है नहीं जो कि हम ऐसे चिन्ह पार के हम ऐसे करें, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली जो है ना इसका परिभाषा दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना जी बच्चों? चलो तो यहाँ पे देखो, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसको उपयोग में लाए जाने की क्या होती है, संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे में हिमालय के जो क्षेत्र में है खनिज, वो हो गया। गहराई में होने वाले दुर्गम माने अधिक गहराई में होने वाले बहुत सी चीज़ें जो है अभी तक उपयोग नहीं में आया है। हिमालय में जो बहुत सारे खनिज है उसका उपयोग आज तक नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि हो सकता है, आने वाली जनरेशन में तकनीक बढ़ेगा जैसे जैसे हो सकता है। संचित को संसाधन वास्तव में ऐसा संसाधन का एक भंडार ही माना जाता है, माने ये भंडारित रूप है, ठीक है, जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। बात समझ रहे हो? इसका उपयोग क्या है? प्रारंभ मतलब शुरू नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल भविष्य में विद्युत के रूप में उपयोग हो सकता है। जैसे नदी का जल, एकदम सही बात है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बच्चों? तो देखो, जो नदी का जल है ना, नदी का जल है, उसके द्वारा हम लोग डैम बनाकर क्या कर सकते हैं? डैम बनाकर हम लोग क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग जो H2O होता है, इसको तोड़ के जो है ना हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना उपयोग में लाने का जो है ना संभावना है, लेकिन वो भंडारित रूप से है, अभी तक नहीं उपयोग आया है। ओके चलो, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखो। तो देखो, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है कि उसको विवेकपूर्ण उपयोग करो, यही ना। संसाधन संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि उसको जो है ना विवेकपूर्ण उपयोग करो। ओके, तो ये क्या करा? सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं को समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। बस यही सब चीज़ के लिए समाज को सुरक्षित रखना है तो संसाधन को बचाना पड़ेगा। आगे, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? बहुत भूमिका है जी। संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अनेक प्राकृतिक प्रदत्त
वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोग नहीं बनाया जाता। जैसे नदियों के बहते जल, पनबिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु के द्वारा पवन ऊर्जा का उत्पन्न करना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्कों का शोधन उपयोगी बनना, इन सभी अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे पास जल है और तुमको पनबिजली बनाने वाला जो डैम होता है, डैम, वो तुम्हारे पास है नहीं। ये तो तकनीकें ना है, तो ये तकनीक नहीं रहेगा तो बोलो तुमको हो जाएगा, बिजली उत्पादन कर लेगा? नहीं। मान लो कि किसी क्षेत्र में तुमको पवन ऊर्जा लेना है, तो ऐसे पंखा वाला जो होता है तुम्हारे पास ये है ही नहीं, तो तुम क्या पवन ऊर्जा ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तुम्हारे पास डैम है ही नहीं, तो तुम क्या जल ऊर्जा ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। तो यही तकनीक का जो है ना भूमिका बताया। चलो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। संसाधन के सतत विकास की अवधारणा को व्याख्या करें। देखो, सतत विकास के मतलब शॉर्टकट हम बता देते हैं। सतत विकास मतलब क्या होता है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, वर्तमान में कोई चीज़ बचा रहे हो और वो भविष्य के लिए हो। किसके लिए? भविष्य के लिए हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सतत विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सतत विकास हो जाएगा। इसका अवधारणा क्या है, मतलब नियम कानून क्या हो सकता है, किस सिद्धांत पे चलता है, यही ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ देखो संपन्न लोगों, यहाँ पे लोगों के स्वार्थ वशीभूत होकर संसाधन विवेकहीन दोहन किया गया, जैसे विश्व परिस्थिति को घोर संकट पहुंची, है ना जी बच्चों। स्थिति उत्पन्न हो गई, माने घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन का अवक्षय, पर्यावरणीय प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ये सब चीज़ें जो है ना क्या हो गया है, अभी देखने को मिल रहा है हम लोग को, है ना। तो इस सब को रोकने के लिए हमको तो संसाधन संरक्षण करना ही पड़ेगा, और साथ में जो है ना हमको सतत विकास भी करना होगा। आज हम नहीं बचाएंगे कोई चीज़ें, आज हम नहीं बचाएंगे कोई चीज़, तो बोलो कल का जनरेशन क्या ठीक से सुखी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को सतत विकास ज़रूरी है कि नहीं? तो बिल्कुल ज़रूरी है। आज आप जल बचाइएगा तो कल होके आपका पीढ़ी भी जल का उपयोग सही करेगा। आज आप पेड़ पौधा बचाइएगा तो आपका पीढ़ी भी जो है ना सही उसका उपयोग करेगा। ओके बच्चों, तो ये सब चीज़ देखने को होता है। इसकी अवधारणाएं यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, चलो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों को वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे खेत खलिहान, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि सब जो है एक किसी व्यक्ति पर्सनल का जो है ना अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी विशेष समाज का या फिर किसी विशेष समुदाय का या किसी विशेष समूह का अधिकार हो, उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक या सामूहिक संसाधन। जैसे शमशान घाट कह सकते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चौराहा, ये सब क्या है? खेल का मैदान, ये सब क्या है जी बच्चों? सामुदायिक है, जो सबका अधिकार होता है, लेकिन किसी विशेष समूह का ही। जैसे आप मंदिर पे मंदिर जो है उस पर कोई मुस्लिम का थोड़ा अधिकार हो जाएगा, मस्जिद जो है उस पर कोई हिंदू का अधिकार थोड़ा हो जाएगा, विशेष समूह का अधिकार होगा, है ना। चलो अब देखो राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जो कानूनी तौर पे राष्ट्र के अंतर्गत आता हो, बात समझो, सरकार के अंतर्गत संवैधानिक रूप से आता हो और जनता के हित में कार्य करता हो, उसको हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी स्कूल, जैसे क्या? सरकारी स्कूल कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? रेलवे कह सकते हो, रेलवे कह सकते हो। माने जितने भी सरकार के द्वारा दिया गया है वो सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। ओके, अब देखो एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसमें नहीं दिया है, चलो उसको हम डी नंबर यहाँ दाग दो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ओके बच्चों, देखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राजनीतिक सीमा से 200 किलोमीटर, 200 NM लिख सकते हो, NM वाले दूर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र, जैसे समुद्री क्षेत्र, जैसे इसको
तरीका समझने का। जैसे मान लो ये मेरा भारत है, ओके, समझो, मान लो कि भारत है तब भारत का सीमा तुमको देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से भारत का राजनीतिक सीमा, अंतिम सीमा यहाँ है, और यहाँ से तो सब पानी पानी ही है, सब क्या है बच्चों, सब पानी पानी है, देखने को मिला है सब, ये सब क्या है, ये सब बच्चों पानी पानी है, नहीं तो दूसरा देश होगा, यही ना हो सकता है। तो हमारा सीमा तो यहीं तक लगता है, हमारा सीमा तो यहीं तक लगता है, यहीं तक लगता है, यहीं तक लगता है। तो इसके बाद वाला जो क्षेत्र होगा ना, इसके बाद वाला क्षेत्र, तो यो क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक, तो देखो 200 NM, 200 N, लगभग 200 किलोमीटर का सकते। उसके बाद वाला क्षेत्र 200, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 है, तो यहाँ के बाद वाला जो क्षेत्र होगा ना, यहाँ से बाद वाला क्षेत्र जो होगा उसको कहेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय, ओके, अंतरराष्ट्रीय, ओके बच्चों, क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय, ओके, क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय कहेंगे, ओके बच्चों। अब देखो एक चीज़ जो देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्या कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि राजनीतिक सीमा से लेके यहाँ तक के 200 किलोमीटर अगर देखा जाए, इसके बाद वाला क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाका हमको अंतर्राष्ट्रीय कहने को देखने को मिला है। लेकिन ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग, बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग को क्या कहेंगे, इस पर किसका अधिकार रहेगा, तो ये जिसका क्षेत्र लग रहा है ना उसी का अधिकार है, तो ये यहाँ पर अभी भारत का अधिकार होगा। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अपमार्जक क्षेत्र, अपमार्जक क्षेत्र, क्या कहते हैं बच्चों, अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं, ठीक। इसका जो है ना लगभग जो है दूरी कितना होता है, 19.2 होता है, 19.2 किलोमीटर कहो चाहे NM कह दो, ओके, चलो 19.2 होता है, हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए आगे तो है नहीं कुछ हमको जहाँ तक लग रहा है। आगे एक क्वेश्चन और है 3 नंबर, भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को लिखे। तो देखो भारत में संसाधन नियोजन जटिल प्रक्रिया है, इसके आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यक होती है। ये क्रियाकलाप इस प्रकार देखो, देश में, पहला बात है देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण कराना, ठीक है, संसाधन नियोजन अगर करना है तो सर्वेक्षण उपरांत मानचित्र तैयार करना, संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार का आकलन करना, उसके बाद संसाधन का विकास योजना मूर्त रूप से उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल संस्थागत नियोजन का रूपरेखा तैयार करना, राष्ट्रीय विकास योजना के तहत जो है ना संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना, और हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसाधन नियोजन का लक्ष्य देशों को हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार के 5 वर्षीय योजना का जो है ना शुरुआत भी कर दिए हैं, प्रयासरत है, यानी प्रयास में है 5 वर्षीय योजना संसाधन बचाने के लिए, ओके। चलो तो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, हम अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो लेक्चर देख लेना, क्वेश्चन रहेगा कि बताओ पर्यावरण दिवस, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया वहाँ तक, पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओके। देखते हैं कौन कौन जो है ना जवाब दे रहा है, कौन कौन बच्चा स्टूडेंट, कौन कौन प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग जवाब दे रहे हैं, और कब मनाया जाता है, और किस सम्मेलन के दौरान ये लागू हुआ था, और किस ईस्वी में हुआ था, ठीक है, किस ईस्वी में हुआ था। चलो तुम लोग ईस्वी बता देना, 72 था, अब 1872 था कि 1972 वो आप लोग बताइएगा, हम 72 बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो और ये जो है ना शिखर सम्मेलन था। अब आपको खाली ये बताना है इसके आगे वाला भाग, और कब हुआ था ये भाग बताना है। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।